हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके बीच में एक बार फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो उदासीनता वाक्य का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने उदासीनता वाक्य, उपयोगिता और मार्शल के उपयोगिता सिद्धांत और हिग्स के उपयोगिता सिद्धांत को देखा था और उदासीनता वाक्य क्या है ये जाना था। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि उदासीनता वाक्य की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उदासीनता वाक्य कैसा होता है, इस चीज को हमने जाना था। तो अभी तक हमने जो देखा था उसका मैं एक रिकॉल आपको करना चाहूंगा। सबसे पहले उदासीनता वाक्य ऐसे वाक्य को कहते हैं जिस पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का उपभोग करता है जिससे प्रत्येक बिंदु पर उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में उदासीनता वाक्य के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान रूप से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। दूसरा चीज था इसके प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज था कि उदासीनता वाक्य कन्वेक्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड की तरफ ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है। गुड्स एक्स और गुड्स वाई दो वस्तु के संयोगों को दिखाता है। ये इंडिफरेंस का आईसी है, यानी उदासीनता वाक्य के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे वो ए बिंदु हो, बी बिंदु हो, सी बिंदु हो, उदासीनता वाक्य के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता समान रूप से संतुष्टि को प्राप्त करता है। अर्थात ये x1 है, x2 है, x3 है। ये हो जाएगा y1, y2 और y3, यानी ए, बी और सी प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। उसके बाद हमने जाना था कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब ऊंचा वाला उदासीनता वक्र, अगर उदासीनता वक्र ऊपर की ओर होगा तो अधिक संतुष्टि देगा, नीचे की ओर होगा तो कम संतुष्टि देगा। तीसरा जो हमने जाना था कि इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, अगर काटेगा तो संभव ही नहीं है कि काटे। नेक्स्ट, अगर काटेगा तो हमने देखा था कि जो हमारी पॉसिबिलिटी बनी थी वो गलत साबित हुई और यह साबित हो गया कि उदासीनता वाक्य कभी एक दूसरे को किसी बिंदु पे नहीं काट सकता। आज मैं इसी बिंदु पे एक आगे टॉपिक को लेके जाता हूँ, जिसमें एक इसकी टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सबसे पहले हम ये समझते हैं, इसको हम लोग MRS से डिनोट करते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम ये समझते हैं। यहाँ पे हम वर्ड भी अगर देखें तो एक में सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, एक के बदले दूसरा, और मार्जिनल की बात जब आती है, सीमांत की बात जब आती है तो एक इकाई के बदले जब हम दूसरे इकाई वस्तु का उपभोग करते हैं। तो यहाँ दो वस्तु है, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। तो जब उपभोक्ता वाई वस्तु की कितनी इकाई का त्याग करके एक्स वस्तु के उपभोग को, एक्स वस्तु के एडिशनल उपभोग को या अतिरिक्त इकाई के उपभोग को प्राप्त करता है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। यानी जब हम MRS
लिखते हैं मार्जिनल वेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे x टू y, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर x और y वस्तु के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वह y वस्तु के उपभोग में कमी करेगा और x वस्तु के उपभोग में वृद्धि करेगा। जैसे पहले वह जब बिंदु A पे होता है तो OY1 वस्तु का उपभोग करता है और OX1 x वस्तु का उपभोग करता है, लेकिन B बिंदु पे आने के पश्चात वह y वस्तु की y1 y2 की इकाई का त्याग करके x1 x2 x वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वह यह होता है कि y वस्तु के उपभोग में किया गया त्याग, y के वस्तु के उपभोग में कितना त्याग किया गया, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ y goods, डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ y गुड्स के उपभोग में किया गया त्याग या कमी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स x। y वस्तु के उपभोग में किया गया त्याग बटा x वस्तु के उपभोग में किया गया वृद्धि। जब इसे हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ये हम आगे देखते हैं। MRS x टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा y बटा डेल्टा x, यानी y वस्तु के उपभोग में जो चेंज, डेल्टा को हम हमेशा चेंज के रूप में देखते हैं कि डेल्टा मतलब होता है आपका कि y वस्तु के उपभोग में कितना चेंज आया, अर्थात y वस्तु के उपभोग में जो चेंज आई, कमी आई, घटने से x वस्तु के उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, इसको हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन की दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x टू y देखते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं MUX बाय MUY, इसे हम लिख सकते हैं MUX बटा MUY, अर्थात MUX जहां पे हो जाएगा आपका वेयर MUX इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x, यानी x वस्तु की सीमांत उपयोगिता। उसी तरह MUY जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y, यानी MRSXY को हम लोग माइनस डेल्टा y बाय डेल्टा x कर सकते हैं या MUX बाय MUY। MUX बाय MUY को हम लोग टोटल यूटिलिटी के डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं, जो हम लोग जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है, उससे बताऊंगा कि किस प्रकार टोटल यूटिलिटी का डिफरेंशिएशन करके हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं, और इसको हमने यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया। अब इसे हम एक डाटा के माध्यम से देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके और इसे हम समझ सकें। सपोज हम एक डाटा लेते हैं जो y गुड्स और x गुड्स के कॉम्बिनेशन का है। गुड्स x गुड्स
वाई। यहाँ 3 बिंदु की बात हमने किया है, ए बी और सी। तो सपोज हम 3 पॉइंट लेते हैं, 3 कॉम्बिनेशन ए बी सी, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन संयोग है जो हमने गुड्स एक्स और वाई का लिया है। अब मान लिया गुड्स एक्स की 1 2 3, यानी x1 x2 x3 जो है आपका, वहां पे 1 यूनिट x है या 2 यूनिट x है या 3 यूनिट x है। अब हम y लेते हैं, तो y सपोज हमने 20 लिया, यहाँ कम कर दीजिए, ये आपका मान लेते हैं 15 हो गया, ये आपका 10 हो गया। यानी उपभोक्ता इस बिंदु पर x वस्तु की 1 इकाई, y वस्तु की 20 इकाई का उपभोग करता है। इस बिंदु पर x वस्तु की 2 इकाई, y वस्तु की 15 इकाई का उपभोग करता है। यहाँ पे x वस्तु की 3 इकाई, y वस्तु की 10 इकाई का उपभोग करता है। इसे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे 120, यहाँ पे आपका हो जाएगा 215, यहाँ आपका हो जाएगा 310। यानी x ए बिंदु पर उपभोक्ता 1 इकाई वस्तु x की तथा 20 इकाई वस्तु y की उपभोग करता है। बिंदु बी पर उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई के उपभोग में वृद्धि करता है, जिससे वह 5 इकाई वस्तु y की त्याग करता है। तो यहाँ पे MRS क्या होगा ये हम निकालते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x टू y क्या होगा ये निकालते हैं। तो पहले तो कुछ नहीं होगा, दूसरे में जब हम जाते हैं तो 5 इकाई वह क्या करता है, y की त्याग करता है। यानी जब फॉर्मूला भी अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या बोलता है, इसके फॉर्मूले को हम देखते हैं तो MRS XY का फॉर्मूला होता है MU y बटा MU x। ये फॉर्मूला होता है MU y बटा MU x। यानी y की सीमांत उपयोगिता यानी एडिशनल यूनिट कितना कमी आ गया, 5 इकाई की कमी आई, यानी 5 इकाई हो गया डेल्टा वाई। और x में कितना कमी हो गया, 1 इकाई नहीं, x में 1 इकाई की वृद्धि हो गई, अब y में 5 इकाई की कमी हो गई। यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हो गई, 5:1। यानी जब उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई में वृद्धि करता है तो उसे 5 इकाई y वस्तु का त्याग करना होता है। जब हम एक्स्ट्रा में जाते हैं पॉइंट सी पे, यानी उपभोक्ता जब तीसरी इकाई वस्तु x की उपभोग करना चाहता है, यानी 2 इकाई से वृद्धि कर तीसरी इकाई पे आता है, तो उसे फिर 5 इकाई वस्तु y की त्याग करनी होगी और तब वह जाके 1 इकाई वस्तु x की एडिशनल फिर से पा सकता है। यदि हम इसको आगे देख लें, उपभोक्ता अगर डी बिंदु अर्थात चौथी इकाई x की पाना चाहता है और वहां पर वह 8 इकाई अर्थात अब वह 2 इकाई वस्तु y की त्याग करता है, तो उस केस में MRS आपका हो जाएगा 2:1। यानी यहाँ पे आपको डिफरेंस कर देना है। एडिशनल यूनिट का डिफरेंस 20 - 15 5 हो गया, इसका डिफरेंस 1 हो गया, फिर इसमें हो जाएगा 10 - 15 5 हो गया, 10 - 8 2 हो गया, 2:1। यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर आपकी ये होती चली जाती है। जब हम देखेंगे तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी घटती चली जाती है, ये रेट में कमी आती जाती है, 5:1 5:1 फिर 2:1 और भी नीचे नीचे डाटा आपका कम होते जाएगा। यानी हमेशा सीमांत प्रतिस्थापन की दर लॉ ऑफ MRS को फॉलो करते हैं, यानी डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
MRS को फॉलो करती है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटते हुए दर से लागू होती है, यानी ये कम होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ हमने सेम डिफरेंस लिया है इसलिए यहाँ पे सेम है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस चेंज कर दें, जैसे यहाँ 5 के डिफरेंस से यहाँ पे अगर हम 20-15, तो पहले यहाँ पे सेम हो गया, उसके बाद फिर आएंगे तो यहाँ पे घटते चले जाएगा, यानी जैसे जैसे उपभोक्ता एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करते जाएगा, सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी घटती चली जाएगी। अब वाई वस्तु का उपभोग क्या करेगा, जब एक्स वस्तु के उपभोग में वृद्धि करेगा तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी घटती चली जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि पहली इकाई एक्स का जब वह प्राप्त करना चाहता है तो उससे वाई वस्तु को ज्यादा त्याग करना होगा, लेकिन जब एक्स्ट्रा फिर से वह एक्स पाना चाहेगा तो अब वह वाई वस्तु की कम त्याग करना चाहेगा। फिर पुनः उपभोक्ता जब एक्स की और भी अतिरिक्त इकाई वस्तु को जैसे अधिक पाना चाहेगा या कंजम्पशन करना चाहेगा या उपभोग करना चाहेगा, जैसे जैसे उपभोक्ता एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेगा तो हम फिगर से भी देखते हैं कि वह वाई वस्तु को कम त्याग करना चाहेगा, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जाएगी। वो वाई वस्तु को कम त्याग करेगा एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने के लिए। इसी को हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा। अब हम आगे इंडिफरेंस कर्व में देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व के किस बिंदु पर उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होगी या संतुलन की अवस्था में वह आ पाएगा। इसके लिए हम उदासीनता वक्र के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका उदासीनता वक्र में है बजट लाइन, बजट रेखा, बजट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे बजट लाइन अर्थात बजट रेखा। अब हमें यह पता करना है कि उदासीनता वक्र के किस बिंदु पर आकर उपभोक्ता सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा, और वह कहा जाएगा कि अब उदासीन है, he is at the maximum satisfaction level। तो सबसे पहले समझते हैं बजट लाइन होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट बजट बनाती है जिसमें वह डिटेल डालती है कि किस प्रकार उसकी आमदनी होगी और किस प्रकार उसकी खर्च होंगे। उसी प्रकार एक फैमिली की बजट होती है कि उसे किन किन वस्तुओं पे कितना कितना खर्च करना है, कितना मनी लोकेट करना है। तो बजट लाइन बेसिकली यह बताता है कि हम हमेशा देखते हैं कि उदासीनता वक्र में दो वस्तु की बात होती है, तो बजट लाइन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि उपभोक्ता अपने दिए हुए आय में दो वस्तुओं के किन विभिन्न संयोगों को वस्तु की दी हुई कीमत के आधार पर खरीद सकता है। तो बजट लाइन क्या दिखाता है, बजट लाइन शो क्या दिखाता है कि दो वस्तुओं दी हुई है, दो वस्तुएं उसकी दी हुई कीमत दो वस्तुएं उसकी दी हुई कीमत और उपभोक्ता की आय, इनके बीच संबंधों को दिखाता है। अर्थात उपभोक्ता अपनी दी हुई आय में दो वस्तुओं की जो दी हुई कीमत है उसके आधार पर कितना वस्तु को खरीद सकता है। अगर उसके पास 10 रुपये है
अगर उसके पास 10 रुपये है, 10 रुपीज है, यानी उपभोक्ता की उस समय गिवन इनकम 10 रुपीज है, यानी इसी 10 रुपये में वह 2 वस्तु को खरीदेगा। अगर एक्स वस्तु हम ले लेते हैं और वाई वस्तु ले लेते हैं। यदि एक्स वस्तु की कीमत हम सपोज कर लेते हैं कि 2 रुपीज है और वाई वस्तु की कीमत 3 रुपीज है। 3 रुपया वाई वस्तु की कीमत है और 2 रुपया एक्स वस्तु की कीमत है। तो इस आधार पर उपभोक्ता कितने वस्तु एक्स कितने वस्तु वाई खरीदेगा। अगर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 2 इकाई खरीदता है, यानी 2 दूना 4 रुपया एक्स पे खर्च कर दिया, तो वाई वस्तु की भी वह 2 ही इकाई खरीद सकता है। 3 दूना 6, 6 4 10, क्योंकि उपभोक्ता के पास हमेशा आय फिक्स होती है। इसलिए बजट लाइन से हमें पता यह चलता है कि उपभोक्ता अपने दिए हुए आय से वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है, जबकि वस्तु की कीमत दी हुई है। अब इसे हम आगे समझते हैं कि बजट लाइन को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक डेटा बनाते हैं जिसमें 2 वस्तु लेते हैं। दो वस्तु को हमने ले लिया। सपोज हम हमेशा गुड्स एक्स और गुड्स वाई को लेके चल रहे हैं, जिसमें सपोज कर लेते हैं गुड्स एक्स की कीमत ₹2 है, गुड्स वाई की कीमत ₹3 है। अब यदि कंज्यूमर की इनकम सपोज कर लेते हैं कंज्यूमर इनकम 10 है, यानी उपभोक्ता की आय कितनी दी हुई है? 10 दिया हुआ है। तो जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की 1 इकाई खरीदेगा, तो 2 गुना 1, 2 रुपया वह खर्च कर दिया एक्स पे, बच कितना गया? 8 रुपया। अब उस 8 रुपये को वाई वस्तु पे खर्च करेगा, तो वाई वस्तु का कितना यूनिट पाएगा? 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 2.67 यूनिट है ना। ये क्या है? गुड्स वाई की यूनिट दी हुई है यहाँ पे, और ये गुड्स एक्स की यूनिट दी हुई है। ठीक है, गुड्स एक्स की यूनिट दी है, गुड्स वाई की यूनिट दी हुई है, और गुड्स एक्स प्राइस आपका 2 रुपया दिया हुआ है, ₹2 है। गुड्स एक्स की आपकी कीमत ₹2 है, गुड्स एक्स प्राइस आपके ₹2 है, गुड्स वाई की प्राइस आपकी ₹3 है। अर्थात एक्स की कीमत 2 रुपये है और एक वस्तु एक्स की कीमत 2 रुपये है और एक वस्तु वाई की कीमत 3 रुपये है। जब उपभोक्ता 1 इकाई वस्तु एक्स को खरीदेगा तो 2 गुना 1, 2 रुपया वो खर्च कर दिया, बच गया 8 रुपया। अब 8 रुपया वह वस्तु वाई पे खर्चा करेगा तो 2.67 यूनिट पाएगा। अब सपोज करते हुए उपभोक्ता एक्स की अधिक यूनिट परचेज करना चाहता है, यानी दूसरी इकाई वह वस्तु एक्स की खरीदेगा, तो 2 दूना 4 वो खर्च कर दिया एक्स वस्तु के खरीदने में, तो उसके पास 6 रुपये बच गए। तो अब वह वस्तु वाई की भी 2 ही इकाई को खरीद सकता है।
अब पुनः उपभोक्ता यदि तीसरी इकाई x वस्तु की खरीदना चाहेगा तो 3 दूना 6 वो खर्च कर देगा। x वस्तु को खरीदने में बच जाएगा 4 रुपया। 4 रुपया में वो क्या करेगा, अब y वस्तु की 1.3 इकाई खरीदेगा। पुनः जब वह 4 इकाई वस्तु x की खरीदेगा तो y की वस्तु से और भी कम खरीदना होगा। 4 इकाई यदि वस्तु x की खरीदेगा तो 4 दूना 8 खत्म हो गया, बच गया 2 रुपया। तो उस 2 रुपया को डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 0.67 यूनिट वह y की खरीदेगा। तो हम देखते हैं कि जब हम 10 रुपये को लेके चलते हैं तो उस 10 रुपये के आधार पर x वस्तु और y वस्तु की कितनी इकाइयों को उपभोक्ता खरीद सकता है, जबकि x वस्तु और y वस्तु की कीमत हमें दी हुई है। अब हम इसे एक चित्र के माध्यम से बना लेते हैं कि x वस्तु और y वस्तु कितनी इकाइयों को वह खरीद सकता है। एक दो तीन चार, ये हो जाएगा गुड्स x, ये हो जाएगा गुड्स y। यानी x एक्सिस पे हमने वस्तु x को दिखाया, y एक्सिस पे हमने वस्तु y को दिखाया। यहाँ हम ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। y एक्सिस पे हम लेते हैं 0.5 1 1.5 2, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y। 0.5 1 1.5 2। अब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो पहला 1 पॉइंट है, x का 1, y का 2.67 है, मतलब हमें और ऊपर ले जाना होगा, यानी 2.5 और 3 हो जाएगा, 2.5 3। अब इसे जब हम 1 यहाँ 2.5 यहाँ 2.67 कुछ यहाँ पे होगा, ये इस बिंदु पे आ गया। दूसरा जब हम लेते हैं तो दूसरी इकाई पे मैच करती है, यानी दूसरी इकाई पे मैच करेगी। फिर तीसरी इकाई 1.3 पे आ जाएगी। चौथी इकाई तीसरी इकाई तक हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब हम इस बिंदु को मिला देते हैं। इस बिंदु का जब हम लोग मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हम देखते हैं। एक रेखा मिलेगी, AB। इसी रेखा AB को हम लोग बजट लाइन कहते हैं। AB एक रेखा मिलेगी, बजट लाइन। अब AB रेखा x एक्सिस पे कहाँ पे काटेगी, y एक्सिस पे कहाँ काटेगी, ये पॉइंट आती है। ये क्वेश्चन आता है कि वह x एक्सिस पे कहाँ काटेगी, y एक्सिस पे कहाँ काटेगी। इसको निकालने के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब उपभोक्ता सिर्फ x वस्तु को खरीदेगा, यानी 2 इकाई 2 पचे 10, यानी मैक्सिमम कितना खरीदेगा, वो 5 इकाई। यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 5 इकाई। यानी बी बिंदु क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 5 इकाई। जब उपभोक्ता सिर्फ y वस्तु को खरीदेगा तो 10/3 3.33 के आसपास हो जाएगा। यानी ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये ए आपका 3.33 हो जाएगा। ये भी आपकी बजट लाइन हो गई। तो हमने देखा कि बजट लाइन के माध्यम से ये पता चलता है कि उपभोक्ता 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को कितना वह खरीद सकता है।
तो यहाँ एक बिंदु हम ले लेते हैं कि जब उपभोक्ता वाई वस्तु की कोई इकाई को नहीं खरीदता है, यानी सपोज कर लेते हैं उपभोक्ता जब एक बिंदु हम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, एक यहाँ था, ये था 2.67, जब उपभोक्ता x इकाई वस्तु को नहीं खरीदता है, यानी 0 इकाई वस्तु x की खरीदता है, तो y वस्तु की कितनी खरीदेगा? 3.33 खरीदेगा। जब y वस्तु की एक भी इकाई नहीं खरीदेगा तो x वस्तु की 5 इकाई को वह खरीदेगा। को खरीदेगा। अब इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि दिक्कत ना हो। पहली स्थिति में जब उपभोक्ता सिर्फ y वस्तु को खरीद रहा है तो वह पूरा पैसा 3 रुपया y वस्तु को खरीदने में लगाएगा, तो कितना वस्तु y के खरीदेगा? 10/3 यानी 3.33। जैसे ही उपभोक्ता y x वस्तु की एक इकाई को खरीदेगा तो अब y वस्तु पे वो कम खरीदेगा, तो x वस्तु की कीमत 2 रुपये है, तो वह 10 - 2 8 रुपये बच गया, तो 8/3 कर देंगे, क्योंकि y वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत 3 रुपये है, तो 8/3 होने पे वह 2.67 इकाई वस्तु y की खरीदेगा। उसी प्रकार जब उपभोक्ता y वस्तु की एक इकाई की खरीदने में वृद्धि करेगा, 1 से 2 इकाई पे चला जाएगा, तो अब वह कितना खर्चा करेगा x वस्तु पे? 2 × 2 4 रुपये वह वस्तु x पे खर्चा करेगा, तो अब उसके पास कितना बच गया? 10 - 4 6 रुपये बच गए। y वस्तु कीमत 3 रुपये है, तो 6/3 2 इकाई वह y के खरीदेगा। उसी प्रकार जब उपभोक्ता को लगता है कि नहीं, अब हमें x वस्तु की और इकाई खरीदनी चाहिए, 2 से तीसरे इकाई पे जाना है, तो 2 से तीसरी इकाई पे जाएगा तो 3 इकाई x की खरीदेगा, तो कुल कितना खर्चा किया x पे? 3 दूना 6, तो बच कितना गया? 4 रुपया। 4 रुपये में वह y वस्तु खरीदेगा, और एक वस्तु y की कीमत 3 रुपये है, तो 4/3 1.3 इकाई वह वस्तु y की खरीदेगा। अब वो उपभोक्ता कहता है कि हम 5वीं इकाई खरीदने जाएंगे, तो 5 दूना 10, वो पूरा पैसा वह 10 रुपया x वस्तु को खरीदने में खर्च कर देगा, यानी वह y वस्तु की कोई इकाई नहीं खरीद पाएगा। तो हमने देखा बजट लाइन के माध्यम से यह पता चलता है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय, जो उसके पास पॉकेट में पैसा है 10 रुपया, उससे वह x और y वस्तु के कितने संयोगों को खरीद सकता है, जो हमने बजट रेखा के माध्यम से जाना। अब हमें यह पता करना है कि बजट रेखा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, है ना। बजट रेखा में कब इंक्रीमेंट होगी, कब डिक्रीज करेगी, इस चीज को अभी हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बजट रेखा आपका वो x और y वस्तु के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, जब x और y वस्तु की कीमत आपकी दी हुई है। अब हम ये समझेंगे कि बजट रेखा में किस प्रकार से शिफ्ट होता है और क्यों शिफ्ट होता है, मतलब बजट रेखा में बदलाव कब आती है। ये गुड्स x हो गया, ये आपका गुड्स y हो गया। ये हम सपोज कर लेते हैं एक बजट रेखा AB है, AB इज द बजट लाइन। तो हमने क्या मान लिया कि AB बजट रेखा, बजट लाइन है, जो x वस्तु या y वस्तु के विभिन्न संयोगों को दिखाती है। अब उपभोक्ता, अब इस बजट लाइन, ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं बजट लाइन।
बजट लाइन ऊपर कब जाएगा? ऊपर जाने का अर्थ क्या होता है कि उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तु के विभिन्न संयोगों की जितनी इकाइयों को खरीदता था वह उसकी इकाइयों में बढ़ाते कर देगा, अर्थात अब उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तु के विभिन्न संयोगों को ज्यादा खरीदेगा। यानी जब बजट लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, यानी ए बी से उठ के जब A1 B1 हो जाएगी, या दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज, यानी इस बिंदु पे इंक्रीज किया। दूसरा केस हम लेके चलते हैं कि सपोज बजट रेखा फॉल कर जाती है, A2 B2 हो जाती है, यानी इसमें कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दोनों केस हम लोग देखेंगे कि कब हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बजट रेखा में इंक्रीज कब हो सकता है और डिक्रीज कब हो सकता है। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, इंक्रीज, यानी बजट रेखा में इंक्रीमेंट ए बी से A', A1, B1 कब होगी। यानी हम लोग अब देखेंगे कि बजट रेखा में शिफ्टिंग कब होगी, कब बजट रेखा ऊपर की ओर जाएगी, कब बजट रेखा नीचे की ओर आएगी। बजट रेखा ऊपर की आने का अर्थ है कि उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तु X तथा वस्तु Y के विभिन्न संयोगों को खरीदेगा। अब बजट रेखा नीचे आने का मतलब है कि अब उपभोक्ता वस्तु X और Y वस्तु के विभिन्न संयोगों को कम खरीदेगा। तो ऊपर की ओर कब जाएगी, जब वस्तु X तथा वस्तु Y की कीमत में कमी आ जाएगी, है ना। प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी। जब वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी तो उपभोक्ता पहले की अपेक्षा ज्यादा वस्तु खरीद पाएगा, उसके पास पैसे बच पाएंगे और वह अतिरिक्त इकाई वस्तु X और वस्तु Y की खरीद पाएगा, जिससे उसकी परचेसिंग पावर अधिक हो जाएगी और बजट लाइन ऊपर की ओर चला जाएगा। सिंपल सी बात है कि वस्तु की कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की आय में बदलाव होगा, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और बजट लाइन ऊपर की ओर चला जाएगा। अब फॉल कब करेगा, यानी डिक्रीज कब करेगा, जब प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज कर जाएगी, यानी वस्तु की कीमत अधिक होने पर बजट लाइन नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जो यह दिखाएगा कि उपभोक्ता की परचेसिंग पावर कम हो गई और उपभोक्ता पहले की अपेक्षा कम वस्तु को खरीद पाएगा। अब हम बजट लाइन और उदासीनता वक्र के माध्यम से यह समझेंगे कि उपभोक्ता किस बिंदु पर संतुष्टि पे आ जाएगा, यानी उपभोक्ता अपने दिए हुए आय तथा दी हुई वस्तु की कीमत पर उदासीनता वक्र के किस बिंदु पर आकर वह संतुष्ट हो जाएगा और कहेंगे कि उपभोक्ता इज नाउ सेटिस्फाइड। सो now we will discuss about at which point the consumer will satisfy when there is given of consumer income, price of goods. So we will now find the combination of goods X and Y which will give the maximum satisfaction to the consumer at the given price of goods and given income of consumer. अब हम यह देखेंगे कि उदासीनता वक्र के किस बिंदु पर उपभोक्ता सर्वोत्तम संतुष्टि या संतुलन बिंदु पर आ जाएगा, जब उपभोक्ता की दी हुई आय हो और वस्तु की कीमत दी हुई हो और वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय दी हुई हो तब। तो इसमें एक सिंपल सी बात है
कि जब भी हम यहाँ पे संतुलन बिंदु को निकालेंगे कि उपभोक्ता किस बिंदु पे संतुलन आएगा, किस बिंदु पे उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ पे भी हमें कुछ मान्यता को, एजम्पशन को लेना होगा। और वो एजम्पशन लगभग सेम है जो हमने पहले माना था कि उपभोक्ता रैशनल है, विवेकशील है, कंज्यूमर इज रैशनल। तो पहला एजम्पशन क्या हो जाएगा, उपभोक्ता रैशनल है, विवेकशील है। दूसरा कि हम ये जानेंगे कि परफेक्ट रैशनल वो कहते हैं विवेकशील। दूसरा एजम्पशन आपका हो जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन होगा। कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता आप लोग को पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसे बाजार को कहते हैं जिसमें वस्तु का कीमत ना ही उपभोक्ता ना ही विक्रेता तय करता है। ऐसे बाजार में विक्रेता की भी संख्या अधिक होती है और क्रेता की भी संख्या अधिक होती है। यहाँ पे वस्तु का कीमत मांग तथा पूर्ति की संयुक्त शक्तियों के माध्यम से तय किया जाता है। वस्तु का कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से तय की जाती है। तो दूसरा इसका एजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन। तीसरा हम यह एजम्पशन लेके चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम दी हुई है, उपभोक्ता की आय दी हुई है, कंज्यूमर इनकम दी हुई है और ये कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, यानी कंज्यूमर की इनकम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। उपभोक्ता की आय स्थिर है, उपभोक्ता की आय स्थिर है। चौथा, वस्तु की कीमत दी हुई है, प्राइस ऑफ गुड्स दी हुई है। इसे हम फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर इनकम कांस्टेंट, अर्थात उपभोक्ता की आय स्थिर है। ये परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता है। तो प्राइस ऑफ गुड्स भी दी हुई है और प्राइस ऑफ गुड्स भी कांस्टेंट है। तो यहाँ मान्यता हो गया कि उपभोक्ता रैशनल है, परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, उपभोक्ता की आय भी दी हुई है और उसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, वस्तु की कीमत दी हुई है, प्राइस ऑफ गुड्स दी हुई है और ये भी आपका कांस्टेंट है। पांचवा इसका मान्यता है कि उपभोक्ता को इंडिफरेंस कर, उदासीनता होने की पूरी नॉलेज है, यानी उपभोक्ता अवेयर अबाउट आईसी कर, इंडिफरेंस कर, यानी उपभोक्ता को उदासीनता के संबंध में जानकारी है। एक बार फिर से देख लेते हैं मान्यता। उपभोक्ता रैशनल है अर्थात विवेकशील है, विवेकशील प्राणी है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का है। तीसरा, उपभोक्ता की आय कांस्टेंट है। चौथा, वस्तु की कीमत भी कांस्टेंट है, यानी उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है और वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। चौथा, लास्ट, उपभोक्ता को उदासीनता के संबंध में जानकारी है, नॉलेज है। अब हम जानेंगे कि किस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में आएगा।
तो संतुलन की अवस्था किस बिंदु पे आएगी, इस चीज को हम अब फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो संतुलन का कंडीशन क्या है कि जिस बिंदु पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट होगा या टच करेगा, उसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। यानी ये आईसी कर्व हो गया, यह अर्थात बजट लाइन ए बी है। ए बी इज द बजट लाइन, ए बी एक बजट रेखा है जो आईसी यानी ये हो गया आपका उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो उपभोक्ता उस बिंदु पे संतुष्ट होगा, संतुलन होगा जिस बिंदु पर बजट रेखा यानी बजट रेखा ए बी उदासीनता वक्र आईसी पर ढाल हो। किस बिंदु पे ढाल है? ई बिंदु पे। ये हो गया OX1, ये हो जाएगा OY1। यानी उपभोक्ता सदैव संतुलन की अवस्था उस बिंदु पर प्राप्त करेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की शर्त क्या है? संतुलन की शर्त क्या है कि बजट लाइन will be tangent to the indifference कर्व। बजट लाइन ए बी जो है वो आईसी पर इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र आईसी पर टेंजेंट होगी एट ए गिवन पॉइंट। तो दिए गए चित्र में ए बी बजट रेखा है, बजट लाइन है, आईसी इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है। तो संतुलन की बिंदु पॉइंट ई होगा। संतुलन बिंदु पॉइंट ई होगा जहां उपभोक्ता OX1 ऑफ गुड्स X यानी X वस्तु की OX1 इकाई को खरीदेगा, X वस्तु की OX1 इकाई को खरीदेगा प्लस OY1 ऑफ गुड्स Y को खरीदेगा। यानी जिस बिंदु पे बजट लाइन उदासीनता वक्र को टेंजेंट करेगी, उसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा और वह सेटिस्फाई होगा और वह एट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव करेगा। तो सदैव हम जब भी संतुलन की बात करते हैं तो संतुलन उसी बिंदु पे आएगी जहाँ पे बजट लाइन उदासीनता वक्र को टच करेगी। तो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा कि बजट लाइन क्या है और संतुलन की अवस्था किस बिंदु पे आएगी। यानी जब संतुलन की अवस्था आएगी तो उपभोक्ता OX1 वस्तु X की और OY1 वस्तु Y की उपभोग करेगा और ई बिंदु शामी बिंदु हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।